नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे बुक समरी अड्डा यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको बहुत सारी बुक्स का ज्ञान मिल जाता है जिससे आपकी लाइफ इम्प्रूव हो सके। तो चलिए आज की बुक समरी स्टार्ट करते हैं। हम सबको हीरो की कहानी बहुत पसंद है, चाहे वो क्लासिकल हो या माइथोलॉजिकल। यहाँ तक कि हमारे स्क्रिप्चर्स में भी ऐसे हीरोज की ही कहानी है जो कुछ अलग तरीके से काम करते हैं, मौत का सामना करते हैं, अपनी वैल्यूज के लिए लड़ते हैं और आखिर में उन्हें कामयाब हाथ मिल जाती है। हर बेहतरीन बिजनेस स्टोरी में भी कुछ जरूरी बातें होती हैं। बिजनेस का मतलब सही या गलत तरीके से पैसे कमाना, हर वक्त फिक्रमंद रहना या अपने घर में भी अकाउंट्स का काम करते रहना नहीं है। बिजनेस एक एडवेंचर है जिसके लिए ब्रेव होना बहुत जरूरी है। एक कामयाब बिजनेसमैन बनने के लिए आपको सिर्फ एक आइडिया के कामयाब होने की उम्मीद में सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। इस समरी में हम आपको एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी के बारे में बताएंगे। आप जानेंगे कि कैसे गरीबी, मजबूरी, सेक्सिज्म और डिस्क्रिमिनेशन के बीच एक एंटरप्रेन्योर सिर्फ एक आइडिया के लिए जद्दोजहद करता रहता है। आप इन एंटरप्रेन्योर्स की कामयाबी के गवाह भी बनेंगे, एक ऐसी कामयाबी जो सिर्फ पैसे कमाने से कहीं ज्यादा मायने रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी कभी कुछ मौके इतने बेहतरीन होते हैं कि उन्हें गवाया नहीं जा सकता, लेकिन आगे बढ़ने से पहले देख जरूर लेना चाहिए। एक वह दौर जहां पर एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत प्रमोट किया जा रहा है। आपको ये सुनने को जरूर मिलता होगा कि कामयाब आइडिया नहीं होता बल्कि उस पर किया गया अमल होता है। यह बात सच है, लेकिन पूरा सच नहीं। अगर आपके पास फंडिंग, काम करने का तरीका, सब कुछ है, लेकिन एक आइडिया नहीं है तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन एक अच्छा आइडिया आता कहाँ से है? क्या आप इसे कहीं से हासिल कर सकते हैं या फिर अपने दिमाग की बत्ती जलने तक का इंतजार करना होगा? इस सवाल के जवाब में रेस्टोरेंटर और शेफ जोस एंड्रेस कहते हैं, दोनों बातें सही हैं। अगर आप इसकी तलाश में लगे रहेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। तो ये कैसे पता लगाया जाए कि कोई आइडिया सच में अच्छा है या नहीं? अगर आपको लगता है कि इस आइडिया के लिए अपनी पूरी जिंदगी ऊपर नीचे की जा सकती है तो यकीनन ये एक अच्छा आइडिया है। 1984 में जिम कोच की जिंदगी बढ़िया चल रही थी। वो एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट थे, एक ऐसे रास्ते पर चल रहे थे जिस पर बहुत ज्यादा पैसा था और उनके बच्चों को कभी भी पैसों के लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं होने वाली थी। लेकिन वो अपने काम से खुश नहीं थे और उन्हें हमेशा ये लगता था कि यूरोपियन स्टाइल क्राफ्ट बियर के लिए मार्केट में गैप है, एक ऐसा काम जो उनका फैमिली बिजनेस था। जॉब छोड़ने की बात सुनकर ही जिम की फैमिली डर गई, लेकिन जिम ने अपना मन बना लिया था। जॉब छोड़ना खौफनाक था, लेकिन इस मौके को खो देने की वजह से पछतावे में बुढ़ापा गुजारना और भी बुरा था। अच्छी बात यह रही कि जिम की जिंदगी में पछतावे का दौर आया ही नहीं। उन्होंने बॉस्टन बियर नाम से एक कंपनी शुरू की जिसने 2019 में $1.3 बिलियन की कमाई की। मुनाफे के ये नंबर किसी को भी अपने ऊपर यकीन पर अपना पैशन फॉलो करने के लिए इंस्पायर कर सकते हैं। आगे जरूर बढ़िए, लेकिन बिना किसी इंतजाम के नहीं, मतलब बिना पैराशूट के मत उड़िए। हिप हॉप अपैरल कंपनी फूबू के फाउंडर डायमंड जॉन के लिए ये पैराशूट न्यूयॉर्क के क्वींस के रेड लॉबस्टर की एक नौकरी थी। ब्रांड के पॉपुलर होने के बावजूद डायमंड को मालूम था कि वह दिवालिया होने से बहुत दूर नहीं है। नौकरी के ग्लैमरस होने के बावजूद उससे सिर्फ जरूरत भर के पैसे ही कमाए जा सकते थे और आखिरकार इसी नौकरी की वजह से फूबू को आगे बढ़ा पाना पॉसिबल हो गया। 1995 में एस्टैब्लिशमेंट के 6 साल बाद डायमंड की मां के न्यूयॉर्क टाइम्स में एक क्लासिफाइड एड्स छपवाने के बाद फूबू ने कई $मिलियन की फाइनेंसिंग हासिल कर ली। एड की कीमत $2000 यानी रेड लॉबस्टर में मिलने वाली सैलरी के बराबर थी। इन्वेस्टमेंट के बैंक में सेफ होने के चलते आखिरकार डायमंड ने अपना ड्रीम फुल टाइम फॉलो करना शुरू कर दिया। अपना सपोर्ट नेटवर्क बनाते वक्त थोड़ा ध्यान दीजिए और दूसरों पर डिपेंडेंट होने से डरिए मत। डायमंड की मां का न्यूयॉर्क टाइम्स में एड बुक करना, जिसकी वजह से फूबू ने तरक्की की एक लंबी छलांग लगाई, बताता है कि आपके स्टार्टअप के सक्सेस के लिए आपका सोशल नेटवर्क कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। इंसान अकेले दम पर बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, क्योंकि हम एक सोशल एनिमल हैं। हम ग्रुप में रहकर टीम की तरह काम करते हैं।
अगर हम अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और खास तौर पर को फाउंडर के साथ मिलकर काम करते हैं तो हमारा एक छोटा सा आइडिया बहुत आगे पहुंच सकता है। स्टार्टअप खड़ा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह भी समझना होगा कि इस स्टार्टअप को अकेले चला पाना बहुत मुश्किल है। ये एक ऐसा रास्ता है जिस पर इंस्पायर करने वाली कामयाबी से ज्यादा हार मानने पर मजबूर कर देने वाली मिलती नाकामियां हैं। यहाँ तक कि मार्क ज़करबर्ग, मस्क और बेजोस जैसे एंटरप्रेन्योरशिप के महारथियों ने भी शुरुआत पार्टनर्स के साथ ही की थी। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। इनफैक्ट आप जिस तरह के इंसान को को फाउंडर के तौर पर चुनते हैं डिसाइड करता है कि आपका आइडिया कामयाब होगा या नहीं। जब आप को फाउंडर या पार्टनर की तलाश कर रहे हो तो किसी ऐसे शख्स को ढूंढें जिसकी स्किल्स आपसे मिलती जुलती हों। जब 2015 में फैशन मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जेन रूबियो को एक नए तरह के लगेज का आइडिया आया तो उस वक्त इस बैग को मार्केट करने के लिए उन्हें किसी को फाउंडर की जरूरत नहीं थी। लेकिन बिना सप्लाई चेन स्पेशलिस्ट स्टीफन कोरी की मदद के वह इतनी बड़ी स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं करवा पाती। सूटकेस के पहले लाइन के लॉन्च होने से पहले ही दोनों ने मिलकर अपने स्टार्टअप के लिए $2.5 मिलियन इकट्ठा कर लिए थे। आपको ये जानकर हैरत नहीं होगी कि अगर स्टार्टअप कामयाब होता भी है तो उनमें से ज्यादातर इतना जल्दी कामयाब नहीं होते। मेथड क्लीनिंग प्रोडक्ट के फाउंडर एरिक रेयन और एडम इयोरी को अपनी मेहनत का फल थोड़ी देर में मिला। प्रोडक्ट लॉन्च करने के लगभग 1 साल बाद उनका प्रोडक्ट टारगेट ऑडियंस तक पहुंच पाया। वह दोनों एक साथ एक कमरे में रहते थे, जग कर काम करते, अपनी क्रेडिट कार्ड की लिमिट तक एक्सीड चुके थे और इंस्टेंट रेमन नूडल्स खाकर जी रहे थे। वह साथ में खुश भी रहते थे और उन्हें एक दूसरे पर भरोसा भी था। किसी भी कामयाब बिजनेस के लिए को फाउंडर्स या पार्टनर्स के बीच इस तरह का रिश्ता जरूरी होता है। हालांकि आप सिर्फ दोस्ती के बलबूते कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको पैसे की भी जरूरत पड़ेगी। प्रोफेशनल इन्वेस्टर से इन्वेस्ट करने के लिए कहने से पहले अपने करीबियों के पास जाइए, अपना ईगो साइड रखकर उनसे पैसे मांगिए। उन्हें बताइए कि क्यों आपका ये आइडिया सक्सेसफुल होगा। बार बार ऐसा कीजिए। वक्त के साथ आप अपनी कंपनी के सेल्स के लिए अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और आपके पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ पैसे भी होंगे। एक चीज जो इसे और बेहतर बना सकती है वह उन लोगों से पैसे लेना है जिन्हें आप मायूस नहीं करना चाहते। उनके इन्वेस्टमेंट को कारगर साबित करने के लिए आप दोगुनी मेहनत करेंगे। एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते ही आपका काम है कि आप अपने प्रोडक्ट को क्रिएटिवली रिप्रेजेंट करें। मान लीजिए कि आपको आपकी आंटी की तरफ से $1500 का एक चेक मिल गया। आपके को फाउंडर की बहन ने इससे थोड़ा ज्यादा कंट्रीब्यूट कर दिया। अगर आप दोनों को इतने पैसे कंट्रीब्यूट करने के लिए मना पाए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना काफी नहीं है। आपके पास एक्सपीरियंस, सपोर्ट और रास्ता दिखाने वाला मेंटोर भी तो नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप हार मान लें। बस आपको थोड़ा क्रिएटिव होने की जरूरत है। आपको मालूम होगा कि लोगों से भरी मार्केट प्लेस में सामने से जाकर आप अपने लिए जगह नहीं मांग सकते। 5R एनर्जी शॉट के फाउंडर मनोज भार्गव को ये मालूम है। बिग सोडा इस बात के लिए तैयार नहीं थी कि कोई स्टार्टअप उनके साथ कॉम्पीट करे, खास तौर पर ऐसा स्टार्टअप जिसका प्रोडक्ट उसके दावे के मुताबिक हो। मार्केट में सामने से घुसने के बजाय भार्गव ने दूसरा रास्ता चुना। जब भार्गव अपने पास वाले स्टोर में जाते हैं तो वहां पर फ्रिज में ऊपर से नीचे तक एनर्जी ड्रिंक्स भरी देख उनका दिल बैठ जाता। ऐसी कंपनियों से कैसे कम्पीट किया जा सकता था? लेकिन उनके पास एक आइडिया था। अपनी ड्रिंक्स को 16 आउंस का बनाने के बजाय उन्होंने घटाकर 2 आउंस की शॉट बनाने की सोची। इस छोटे शॉट का फायदा ये था कि इसे स्टोर के काउंटर टॉप से भी बेचा जा सकता था। लॉन्च करने के सिर्फ 6 महीने बाद ही भार्गव हर हफ्ते 10,000 बोतलें बेचने लगे। आप अपने ब्रांड को दूसरे नजरिए से भी देख सकते हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडक्ट को जगह दिलाना जो किसी भी प्रोडक्ट को कस्टमर्स के जहन में डाल सकते हैं, फायदेमंद हो सकता है। स्टीफन कोरी और जेन रूबियो ने अपने अवे सूटकेस की कामयाबी के लिए यही किया था। सूटकेस लॉन्च करने से पहले ही वह अपनी सूटकेस को वोग में जगह दिलाने में कामयाब रहे। लेकिन अटेंशन पाने का सबसे बेहतरीन तरीका नॉर्मल लोगों से बात करना है। इस मामले में मार्क ज़करबर्ग का कहना है कि अगर कस्टमर का कोई भरोसेमंद दोस्त प्रोडक्ट के लिए उसे सलाह देता है तो इससे ज्यादा असरदार और कुछ नहीं हो सकता।
लोगों को फोन उठाने या फिर मैसेज का जवाब देने के लिए मजबूर करने वाली टेक्निक हमेशा कारगर नहीं होती और लोगों से प्रोडक्ट की सलाह दिलवाने के लिए आपको सबसे पहले एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाना होगा ताकि लोग किसी को सलाह देने के लिए सबसे पहले आपके प्रोडक्ट को तरजीह दें। बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट बना लेने के बाद भी आपके सामने मुश्किलें होंगी। हम इस बारे में आगे जानेंगे। बीच में चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो ही जाती हैं, इसलिए हार मानने की बजाय बिग पिक्चर पर फोकस रखिए। शायद आपको लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप बहुत बढ़िया चीज है। आपको अपने दोस्त के साथ एक कंपनी स्टार्ट करनी है, अपनी आंटी से कुछ पैसे लेने हैं, साथ मिलकर रहना है और आपको लगेगा कि बस आप एलोन मस्क बन गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा दिखता है, एंटरप्रेन्योरशिप उससे कहीं ज्यादा मुश्किल काम है। कुछ ऐसे वक्त भी आते हैं जिनमें ये सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, जैसे कि इन्वेस्टर्स आपको जवाब नहीं दे रहे या फिर आपका प्रोडक्ट खरीदने वाला कोई नहीं है। जब आपको समझ में नहीं आता कि आखिर आपके साथ हो क्या रहा है। इसी दौर को वाई कॉम्बिनेटर के फाउंडर ग्राहम कॉल तकलीफ का वक्त कहते हैं। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स इस दौर से आगे नहीं बढ़ पाते। इसका एक ही सोल्यूशन है, आगे बढ़ते रहिए। कुछ वक्त के लिए अपने आप को सामने आ रही इन प्रॉब्लम से बाहर निकालकर बिग पिक्चर की तरफ देखिए। अपने बिजनेस के फ्यूचर के बारे में सोचिए। आपको ये उम्मीद रखनी होगी कि थोड़ी सी कोशिश आपको इन प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकती है। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को इस मुश्किल के वक्त से निकालने का एक ही रास्ता समझ आता है और वह है इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे लोगों को इन्वेस्टमेंट ही मकसद लगता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट की भी अपनी कीमत होती है। वेंचर कैपिटलिस्ट आपकी कंपनी का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहते हैं। ये उनका मेन काम है। टर्म्स और कंडीशंस पर साइन करना वेंचर कैपिटलिस्ट से रिश्ते बनाने की शुरुआत है। लेकिन वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसे मिलने का ये मतलब नहीं है कि आप फ्री हो गए, या फिर वीसी आपके बिजनेस पर ध्यान नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका बिजनेस बहुत खराब है। वीसी को सिर्फ पैसे के बारे में मालूम है। वह आपके बिजनेस को आपसे बेहतर नहीं समझ सकता और कभी कभी तो उसे आपकी इंडस्ट्री के बारे में भी कुछ नहीं मालूम होता। आपका काम बढ़िया प्रोडक्ट बना करके उसे कस्टमर को बेचना है। अगर आप ये काम अच्छे से कर लेते हैं तो पैसे तो आ ही जाएंगे। अपने प्रोडक्ट पर फोकस करने का ये मतलब नहीं है कि अपने आसपास की चीजों पर ध्यान ही न दिया जाए। स्टेसी मैडिसन और उनके उस वक्त के बॉयफ्रेंड मार्क एंड्रूज की तरह आपको अपने आसपास मौजूद अपॉर्चुनिटीज पर भी ध्यान देना होगा। वो दोनों बॉस्टन में सैंडविच कार्ट चलाते थे जिसमें वह बेक्ड पिटा चिप्स भी देते थे। वक्त के साथ उन्हें एहसास हुआ कि कस्टमर्स को उनकी चिप्स बहुत पसंद आ रही है, तो 1998 में उन्होंने सैंडविच बनाना छोड़ सिर्फ चिप्स पर फोकस करना शुरू कर दिया। 2006 तक स्टेसी ने $16 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर लिया था और पेप्सिको कंपनी ने उसे अपने अंदर मिला लिया। अपना ओरिजिनल आइडिया छोड़ने के लिए ह्यूमिलिटी की जरूरत होती है। अगले लेसन में आप जानेंगे कि कैसे ग्रो करने के लिए ह्यूमिलिटी का होना भी बहुत जरूरी है। क्राइसिस से जल्दी बाहर निकलने के लिए आपको अपने गुरूर से कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत पड़ सकती है। कोई भी ऐसा नहीं है जो मुसीबतों से प्रोटेक्टेड हो, खास तौर पर ऐसी कंपनियों के इंचार्ज जो अच्छा परफॉर्म कर रही हों। ज्यादा सेल्स होने और कामयाबी की तरफ बढ़ने का मतलब ज्यादा रिस्क लेना भी है। आप चाहे जितना चौकन्ने हो, कुछ ना कुछ तो आपकी मर्जी के खिलाफ हो ही जाएगा, चाहे यह आपकी गलती से हुआ हो या आपकी किस्मत की वजह से। लेकिन कंपनी का फाउंडर होने के नाते इसे सही करने की जिम्मेदारी आपकी है। 1981 में टाइलेनॉल को अपनी पेरेंट कंपनी जॉनसन्स एंड जॉनसन्स के मुनाफे का 20% मिला। दोनों ही ब्रांड अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन 1982 में किसी ने टाइलेनॉल की बोतल के साथ छेड़छाड़ कर दी। नतीजतन 7 लोगों को साइनाइड का जहर दे दिया गया। यह जॉनसन्स एंड जॉनसन्स कंपनी के लिए एक डिजास्टर का वक्त था। टाइलेनॉल की बिक्री घट गई, लेकिन इसका सामना करने के लिए कंपनी ने जो किया वह काबिले तारीफ था। एक ऐसा कदम जिसे बिजनेस स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। 1980 के दौर में अमेरिका में कारों के अलावा कोई और प्रोडक्ट वापस नहीं लिया जाता था। जब जॉनसन्स एंड जॉनसन्स कंपनी ने अपना आइडिया सामने रखा तो एफडीए और एफबीआई दोनों ही इसके खिलाफ थे। लेकिन बर्की को एहसास था कि लोगों ने कंपनी पर अपनी हेल्थ को लेकर भरोसा किया है और उनका भरोसा ही सबसे कीमती था। उन्होंने फैसला किया कि टाइलेनॉल की हर एक कैप्सूल वापस ली जाएगी।
पूरे अमेरिका में इसकी तादाद लगभग 31 मिलियन बॉटल्स थी। इससे भी ज्यादा ये कि इसी प्रोडक्ट को दोबारा लॉन्च किया गया, लेकिन एक ऐसी पैकेजिंग के साथ जिसके साथ कोई छेड़छाड़ ना की जा सके, और इन सब में $100 मिलियन लगे। लेकिन कंपनी की तरफ से जो फैसला लिया गया उसकी तो कोई कीमत ही नहीं थी। सिर्फ 2 महीने के अंदर ही कंपनी इस क्राइसिस से पहले के रेवेन्यू के बराबर पहुंच गई थी। 1983 तक पेन रिलीवर मार्केट में टाइलेनॉल का दबदबा हो गया था। मुसीबत के वक्त एक अच्छी लीडरशिप बिजनेस को बचा सकती है, लेकिन अगर लीडरशिप में ही प्रॉब्लम हो तो क्या होगा? क्या आपको दूसरे चैप्टर में मेथड के फाउंडर्स एरिक रायन और एडम आयोरी का एग्जाम्पल याद है? वह लोग जो एक साथ रहते थे। आपको लग रहा होगा कि उनका एक साथ रहना, एक तरह के खाने खाना और साथ मिलकर काम करना किसी शादी के रिश्ते जैसा है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 2008 में जब उन्होंने अपना नया प्रोडक्ट लाइन लॉन्च किया और वह फेल हो गया, तो दोनों एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने लगे। उस वक्त उनकी पार्टनरशिप बहुत बुरी दौर से गुजर रही थी, लेकिन वह अपने वक्ती झगड़े के बजाय अपने मकसद के लिए ज्यादा लॉयल थे। वक्त के साथ उन्होंने अपनी दूरियां कम कर ली और 2012 में मेथड की बिक्री की, जिसके फायदे के बारे में उन्होंने दुनिया को नहीं बताया। जो बिजनेसेस अपने मकसद को तरजीह देते हैं उन्हें कामयाबी हासिल करने में आसानी होती है। एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे खौफनाक फेज वह नहीं है जो आपको लगता है। एंटरप्रेन्योरशिप में नाकामी नहीं बल्कि कामयाबी रिस्की होती है। आपको लग रहा होगा कि मैंने उल्टी बात कह दी, लेकिन इसके बारे में सोच कर देखिए। अगर आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं तो मतलब आपके पास आगे जाने के लिए और कुछ करने के लिए कोई विजन है। हर दिन आपके लिए एक जंग है, इसलिए आप फ्यूचर के बारे में या बिग पिक्चर के बारे में नहीं सोच पाते हैं। लेकिन एक बार जब आप कामयाब हो जाते हैं तो लेगेसी ही सेंटर बन जाती है। अगर आप कोई कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको उसी सिचुएशन से गुजरना होगा जिससे आप स्टार्टअप के शुरुआत में गुजरे थे। ये कुछ भी हो सकता है। किसी भी बिजनेस की कामयाबी मुनाफे से नहीं बल्कि मकसद से मापी जाती है, और अगर आपको मुनाफा नहीं मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने मकसद के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए। वह कंपनियां जिनके लिए मकसद पहले होता है वह बुरे दौर और कामयाबी दोनों में ही आगे बढ़ती रहती हैं, क्योंकि उनके फाउंडर्स और एम्प्लॉयज का मोटिवेशन पैसा नहीं बल्कि कुछ और होता है। इसलिए ऐसे लोग प्रॉफिट में रहने के बावजूद भी मेहनत करना नहीं छोड़ते। जेन हाइमन के पास अपने स्टार्टअप रेंट द रनवे ऑनलाइन डिजाइनर रेंटल सर्विस को बंद कर देने की बहुत सारी वजहें थी। जब वह अपने बिजनेस का आइडिया मेल वेंचर कैपिटलिस्ट के सामने रख रही थी तो उन्हें सेक्सिज्म का सामना करना पड़ा, जो कि हार मानने के लिए मजबूर कर देने वाला था। एक बार तो प्रेस्टीजियस वीसी फर्म के उनके पार्टनर ने उनका हाथ पकड़कर कहा कि ये चीज कितनी अच्छी है कि तुम ये कपड़े पहनने वाली हो, यह तो तुम्हारे लिए बहुत मजेदार होता होगा। ऐसे मौके पर किसी का भी माथा गर्म हो सकता है, लेकिन हाइमन ने गुस्से को अपने लिए रुकावट नहीं बनने दिया। वह इन वीसी से अमीर बनने के लिए नहीं मिलती थी, इसलिए मिलती थी क्योंकि उन्हें अपनी कंपनी के मकसद पर भरोसा था, और वह मकसद था औरतों को कमतरी के एहसास से निकालना। हर तरह के बुरे हालातों में हाइमन के लिए उनका मकसद ही उम्मीद और सहारा बना। आखिरकार हाइमन की हिम्मत कामयाब हुई और 2019 में उनके स्टार्टअप की कीमत $1 बिलियन हो गई। अगर आप अपने मकसद पर अड़े रहेंगे तो किसी भी तरह का फैसला ले पाना भी आसान हो जाएगा। एक बार जब अपॉर्चुनिटी हाथ से निकलने लगे तो ये पता होना कि आपका मकसद क्या है, ये याद रखने में मदद करता है कि आप किस तरह के बिजनेस में हैं और इस बिजनेस में क्यों है। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को ये मालूम है कि आप जब अपनी आइडेंटिटी के साथ बने रहते हैं तो अंदर से पावरफुल महसूस करते हैं, और जितनी जल्दी आप अपने मकसद को समझ लेंगे और तरजीह देना शुरू कर देंगे उतनी जल्दी सक्सेस पा लेंगे। कुल मिलाकर हमें जितना लगता है एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी उससे ज्यादा मुश्किल और मजेदार है। अपनी खुद की कंपनी शुरू करना कोई नौकरी नहीं है, यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपकी जिंदगी बदल देने की पावर है। अगर आप कामयाब होते हैं तो आप सिर्फ अमीर नहीं होंगे, आपको अपनी जिंदगी का मकसद भी मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह बुक समरी पसंद आई होगी, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे नए वीडियोस से अपडेट रह सकें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।